जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये जो आज का वीडियो है ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है। इसमें मेनली जो भी ऑन ड्यूटी हमारे सर्विंग सोल्जर हैं या फिर रिटायर्ड जो सोल्जर हैं उनकी जो भी क्वेरी है, कुछ एक जो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ ईएसएम या फिर ऑन ड्यूटी जो सोल्जर्स हैं उनको नहीं पता है, तो इसके बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि सर, अगर हम रिटायरमेंट के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं तो हमें जो नई गवर्नमेंट जॉब है उसका पेमेंट मिलेगा या फिर पुरानी पेंशन का नहीं मिलेगा। मींस पेंशन और पेमेंट दोनों साथ मिलेगी। तो हाँ जी, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से पेंशन आए हैं और आप ईएसएम कोटे से कोई भी गवर्नमेंट जॉब को लेते हैं तो आपको जो डिफेंस की पेंशन है और जो नई जॉब है उसका पेमेंट मिलेगा। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सर, हमने ईएसएम कोटे से स्टेट में हमने कोई जॉब ले ली है तो क्या हम सेंटर में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कोटा एक बार ही मिलता है। चाहे आप ग्रुप डी में ले लीजिए या फिर यूपी पीसीएस में, जुडिशरी सर्विस में, सिविल जज में ले लीजिए, कोटा आपको एक ही बार मिलेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ एक पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जैसे आपने सीजीएल का भी फॉर्म भरा और देन आफ्टर आपने यूपी पीसीएस का भी फॉर्म भरा। सीजीएल में आपकी ज्वाइनिंग हो गई और यूपी जो पीसीएस है उसका आपका रिजल्ट अवेटेड है, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपने क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट को कि आपने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो इस केस में आपको ईएसएम कोटा मिलेगा। बट अगर आपने कोई जॉब में ज्वाइन कर दिया ईएसएम कोटे से और उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको कोटा नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन आपको ईएसएम कोटा नहीं मिलेगा। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, सर मेरी सर्विस जो ऑन ड्यूटी है उनके लिए है, मेरी सर्विस 20 साल है और मैं जेसीओ हूँ, तो मेरा पेंशन कितना बनेगा? तो दोबारा आपको बताना चाहूँगा, पेंशन सर्विस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि कमेंट में सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। सर्विस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पेंशन डिपेंड करता है आपकी लास्ट बेसिक पे। जेसीओ हो, हवलदार हो, नायक हो, सिपाही हो, ऑनरी कैप्टन साहब हो, उनसे पेंशन का कोई लेना देना नहीं है। पेंशन का लेना देना है केवल आपकी बेसिक पे से। बेसिक पे में आपको एमएसपी ऐड कर देना है। बेसिक पे में आप एमएसपी ऐड कर देंगे, देन आफ्टर आपको अपनी क्लास पे ऐड कर देनी है। क्लास पे बताना चाहूँगा केवल एनसीओ लेवल तक मिलता है। जब आप जेसीओ बन जाते हैं तो क्लास पे नहीं लगता है। बेसिक पे, क्लास पे, एमएसपी, देन आफ्टर अगर आप ग्रुप एक्स में हैं तो ग्रुप एक्स की पे को ऐड कर दीजिए, जितना आता है उसका 50% कर दीजिए, तो वो आपका पेंशन का बेसिक होगा। अब बाकी उसमें आप डीए जोड़ लीजिए तो इतना पेंशन बनेगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर, हम रिटायर आए हैं, ऐसी कौन कौन सी वैकेंसीज है जिसमें पे फिक्सेशन मिलता है? ये केवल फिलहाल बैंकिंग में आपके सारे ही बैंक हैं, जैसे आपका एसबीआई, देन आफ्टर आईबीपीएस के जो भी बैंक हैं, और उसके बाद आईबीपीएस के आरआरबी में आपको पे फिक्सेशन दिया जाता है। साथ ही साथ आरबीआई और नाबार्ड के अंदर भी आपको पे फिक्सेशन दिया जाता है। मींस अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप नॉर्मली अगर 17 साल करके आए हैं तो किसी भी बैंक के अंदर आपकी 75,000 से ऊपर ही पेमेंट होगी, और ये कोटा केवल क्लर्क में ही है। अगर आप एज ए पीओ ज्वाइन करेंगे तो पीओ में आपको एक चीज़ बताऊं कि पीओ में एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं है। और बात करूं एसबीआई गार्ड्स के अंदर, तो एसबीआई गार्ड्स के अंदर भी आपको पे फिक्सेशन का आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन एसबीआई गार्ड के अंदर भी आपकी पेमेंट 45,000 से ऊपर ही बनेगी। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सर, हमने प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली है तो क्या हमें ईएसएम कोटा मिलेगा? दोबारा बताना चाहूँगा, ईएसएम कोटा अगर आपने नहीं लिया है तो आपको मिलेगा। अब एक चीज़ और बताना चाह रहा है कोई कि सर, मैंने डीएससी ज्वाइन किया था और डीएससी से रिटायर हो गया हूँ तो मुझे ईएसएम कोटा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपकी अपर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। किसी भी फॉर्म की जब हम भरते हैं तो एक अपर एज लिमिट होती है, जैसे कि एसएससी का 50 साल है,
तो बाकी जो ईएसएम की जो एज कैलकुलेशन है वो अलग हिसाब से है, मैं सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो मतलब 50 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, आपको ईएसएम कोटा मिलेगा। और बहुत से लोगों का एक और क्वेश्चन है कि सर हमारे बच्चों को ईएसएम कोटा मिलेगा? जी नहीं, केवल एक्स सर्विसमैन को ही ईएसएम कोटा मिलता है। बट कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा के अंदर अगर एक्स सर्विसमैन ने ईएसएम कोटे से अपने लिए कोई जॉब नहीं लिया है तो उनके बच्चों को ईएसएम कोटा फिलहाल हरियाणा गवर्नमेंट देती है। अब एक और क्वेश्चन है बहुत से लोगों का कि सर मैं डिसेबल्ड ईएसएम हूं, क्या मैं पुलिस के लिए अप्लाई कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी डिसेबिलिटी है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आप जॉब ले रहे हैं उसमें आपको बाधा उत्पन्न कर सके। कोई अंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप नॉर्मली अगर जैसे बीपी के आप कैटेगरी हैं या फिर आर्थराइटिक के कैटेगरी है, नॉर्मल आप चल फिर सकते हैं और जो भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी है उसको कर सकते हैं, तो आप उसके लिए अप्लीकेबल है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप दिल्ली पुलिस के अंदर अप्लाई करते हैं, एसएससी पेपर कराता है, तो वहाँ पर जो कमांडो कोर्स किए हुए हैं उनके लिए ईएसएम कोटे से सेपरेट उन्होंने कोटा दिया हुआ है। तो उस कोटे के लिए केवल जिन्होंने एनएसजी में यारी काटी है या फिर जिन्होंने कोई कमांडो कोर्स किया है, उस कमांडो कोर्स में उनकी QI क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर का अगर ग्रेड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ या एयरफोर्स या नेवी से रिटायर हूँ, क्या मैं सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँगा कि ग्रुप बी और ग्रुप ए में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है उसमें एक्स सर्विसमैन का कोई भी कोटा नहीं है, केवल उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब बात करूं ये एज रिलैक्सेशन जैसे कि हायर पोस्ट सिविल सर्विस के लिए, तो नॉर्मली जो एज है जनरल कैंडिडेट के लिए 32 साल है। अगर वही कोई ईएसएम है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अगेंस्ट ओबीसी, एससी और एसटी का इनके ऊपर मतलब इससे ऊपर एज है, लेकिन आपको ईएसएम कोटा नहीं मिलेगा। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत से स्टेट्स में कोई भी ईएसएम के लिए कोटा नहीं है, ये डिपेंड करता है उस स्टेट के ऊपर। जैसे कि बिहार में ईएसएम के लिए कोई भी कोटा नहीं है। अब बात करूं यहाँ पर, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने का, अभी लेटेस्ट यूपी में यूपी पीसीएस जुडिशरी सर्विस के नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे, तो उसमें हमारे 13 एक्स सर्विसमैन ने सिविल जज के लिए एग्जाम क्लियर किया है। आप चाहें तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो यूपी पीसीएस जुडिशरी सर्विस में इस बार ईएसएम के लिए 15 वैकेंसी थी। तो जिन भी कैंडिडेट या ईएसएम ने अप्लाई किया था तो उनमें से 13 ईएसएम कैंडिडेट हुए हैं। तो ये जो मैं आपको जॉब बता रहा हूँ, जो हायर पोस्ट है उनकी जॉब बता रहा हूँ। अभी जैसे अभी लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ आरओ और एआरओ के लिए जॉब निकला है, तो उसमें भी सेपरेट कोटा होता है ईएसएम का, तो वो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों के नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, सर अगर आप बैंक के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक के अंदर मैं आपको बताऊं एसबीआई और आईबीपीएस में डिसेबल्ड के लिए अलग से कोटा है। अलग से कोटा मींस ईएसएम के कोटे में से डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा दिया हुआ है। लेकिन इस कोटे को लेने के लिए एसबीआई, आईबीपीएस और आईबीपीएस आरआरबी में आपको एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। अब एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस कौन होता है? नॉर्मली आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी बंदा अगर कैटेगरी है और उसकी कैटेगरी होते वक्त उसकी C(I) हुई है, मतलब जैसे कोई इंसिडेंट हो गया, कोई आप गाड़ी जा रही है उसमें से गिर गए, या फिर आप कहीं ग्लेशियर में पोस्टेड हैं वहाँ पर एवलॉन्च आ गया या स्लाइडिंग होगी तो उसमें गिरे हैं, तो मतलब जहाँ पर आपको चोट लगी है ना, तो नॉर्मली वो केस एट्रीब्यूट में काउंट होता है, तो उनको कोटा दिया जाता है। लेकिन सेम आप अगर आरबीआई में अप्लाई कर रहे हैं या एफसीआई में अप्लाई कर रहे हैं, तो आरबीआई के अंदर बोलता है कि वो कैटेगरी आपकी फील्ड में होना चाहिए। एट्रीब्यूट या एग्रीवेटेड से उनको कोई मतलब नहीं है। जो बैंक के जो रूल है ना, जो आरबीआई चल रहा है 1979 के ऑफिस मेमोरेंडम से चल रहे हैं, बाकी एसबीआई और आईबीपीएस जो 81 का मेमोरेंडम आया था उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो वो आप चेक कर सकते हैं, वो उसके सेपरेट वीडियो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा। अब एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बहुत से एक्स सर्विसमैन पूछते हैं हम आर्मी से रिटायर हैं और अपनी मर्जी से रिटायर हुए हैं तो क्या हम ईएसएम में काउंट होंगे? तो देखिए ईएसएम में काउंट होने के लिए नॉर्मली एक चीज़ बताऊँ, सिंपल सा फैक्ट जो आप समझेंगे कि आपको
डिफेंस से पेंशन मिलना चाहिए, तभी आप ईएसएम में काउंटेड होंगे। तो पेंशन आपको रिक्रूट के टाइम में मिल सकती है, जैसे आप रिक्रूट हुए और मेडिकली बोर्ड आउट हुए तो भी आप ईएसएम में काउंट होंगे, या फिर आपने नॉर्मली 15 साल की सर्विस की है तो आप पेंशन आ रहे हैं तो आपको ईएसएम काउंट किया जाएगा। अगर आप एलएमसी हैं और अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो 10 साल बाद आपको पेंशन लागू हो जाती है। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगा। कोई भी एलएमसी पर्सन है एक्सेप्ट देन एडीएस केस, अगर वो खुद अपनी मर्जी से जाता है तो उसको पेंशन लागू है और एज ए ईएसएम काउंट होगा, तो वहाँ पर वो ईएसएम काउंट होगा। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 साल सर्विस की या 10 साल सर्विस की, 10 साल से कम सर्विस की और सेफ वन है और वो पेंशन चले गए तो उनको पेंशन मिलेगी। हाँ जी, उनके लिए क्लॉज है अबव 65 ईयर्स के बाद आर्म फोर्सेस फ्लैग फंड, वहाँ से हर महीने 4,000 रुपये उनको जो पेनरी पेंशन है वो दी जाती है उनको। लेकिन वो अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप 65 साल से ऊपर हो जाएं और आपको किसी डिपार्टमेंट से पेंशन नहीं मिल रहे और आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो आपको इस आर्म फोर्सेस फ्लैग फंड से हर महीने 4,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ऑन ड्यूटी जो भी सोल्जर्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमारे साथ ही एक हमारा कलीग इनरोल हुआ था लेकिन उसकी पेमेंट ज़्यादा है, हमारी कम है, सेम रैंक है। तो इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेनली अगर बात करूँ, ये जो पेमेंट कम आती है ये ऑप्शन फिक्स की वजह से कम आती है। तो ऑप्शन फिक्स कैसे करना है बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा कि ऑप्शन फिक्स कैसे करना है। ऑप्शन फिक्स का एक फॉर्म होता है, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक डेट ऑफ इंक्रीमेंट और डेट ऑफ प्रमोशन। तो आपने जो नेक्स्ट आपका बढ़ा हुआ वेतन आपने इंक्रीमेंट से लेना है या फिर प्रमोशन की डेट से लेना है, और उसको आपने जो पे कैलकुलेटर आता है MP8 हमराज की वेबसाइट में डाल के देखना है, इंटरनेट में भी, तो वहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर गलती कर दी या फिर आपके पार्ट ऑर्डर सेल ने गलती कर दी तो आपके पेमेंट में इशू आ सकता है। बहुत से एक्स सर्विसमैन को नहीं पता। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस यूट्यूब के अंदर ना बहुत से ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं लेकिन उनको बहुत कम पता है और वो वीडियोस बना रहे हैं जो कि आधा अधूरा ज्ञान है, वो चीज़ें थोड़ा सा गलत है। और हमारे एक्स सर्विसमैन ने भी या फिर जो ऑन ड्यूटी उन्होंने भी जागरूक होना है, उनको पता होना चाहिए कि कैसे क्या हमने करना है। सेम मैंने एक वीडियो इनकम टैक्स रिफंड के रिगार्डिंग अपने चैनल में डाली है, आप देख लीजिए। बहुत से हमारे सर्विंग सोल्जर या रिटायर्ड ईएसएम गलत आईटीआर भरवा रहे हैं, या तो उनको नहीं पता है या भरने वाले को नहीं पता है, तो उसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और बाकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर दीजिए, जो भी आपके कमेंट होंगे आपका यहाँ पर जेन्युइन आंसर दिया जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि सर पीस में हूँ और मुझे ब्लड प्रेशर हुआ है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा? तो फिलहाल जो एज पर द लेटेस्ट रूल या फिर जो ट्रेंड में चल रहा है, फिलहाल जो पीस में ब्लड प्रेशर या शुगर हुए हैं तो उनको अभी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक केसेस आए हैं जहाँ पर जो पीस में भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कोर्ट केस किया है तो उनको दिया गया हुआ है, लेकिन नॉर्मली रूटीन में भी उनको नहीं मिल रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माइनर सी चीज़ें हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की। आपका कमेंट में जो भी क्वेरी है वो मुझे बता देना। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था लेटेस्ट, जिसमें मेरे से पूछा गया था कि सर मैं 14 मार्च 1996 को रिटायर हूँ और अभी तक मैंने ECHS फैसिलिटी नहीं लिया है, तो क्या मुझे मिलेगा? तो देखिए, ECHS फैसिलिटी के लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बात जो नॉर्मली है SSC अफसर्स के लिए भी लागू कर दिया जिनकी सर्विस 10 साल थी। जो भी ASM है, अगर उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कि 1,000 रुपये मिल रहा है, अगर वो ले रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने उसको बंद कराना होगा। देन आफ्टर अगर 1 जनवरी 1996 से पहले के भर्ती हैं, दोबारा सुन लीजिए, 1 जनवरी 1996 के पहले से भर्ती हैं, तो उनके लिए वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ECHS का, जो कि जवान और मतलब हवलदार रैंक तक 30,000 रुपये है, और जो हवलदार से ऊपर JCO साहब हैं उनके लिए 67,000, और जो अफसर हैं उनके लिए 1,20,000 है। तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन उनके लिए एग्जम्प्टेड है, तो वो उन्होंने पे नहीं करना है। केवल उन्होंने अपने बैंक में जाके या फिर DPDO से, जहाँ से पेंशन मिलती है, फिक्स मेडिकल अलाउंस को ख़त्म कराना है। उस ख़त्म कराए हुए का आपको एक सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट के साथ आपने ECHS की वेबसाइट में जाके आपने अपना कार्ड अप्लाई करना है, तो आपको ECHS फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन जो ESM अभी लेटेस्ट
पेंशन आए हैं तो उनका कोई इशू नहीं है, उनके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ओके हैं। और अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ECHS फैसिलिटी दी जाता है, तो ये जो अमाउंट है 30,000 रुपये का अमाउंट, ये ऑलरेडी आपके AGI में से कट जाता है, तो वो चीज़ है। अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं अभी यहाँ पर 5 साल सर्विस कर रहा हूँ और मैं सिविल जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में एक प्रोसीजर है। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जाते हैं तो आपको NOC लेना होता है। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि आपका दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया है लेकिन यहाँ से NOC नहीं मिली है, तो आप वहाँ ज्वाइन नहीं करने पड़ते हैं। तो आपको जो आपका राइट प्रोसीजर है, आप NOC लेके अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जो मानना है, आप फिलहाल पेंशनेबल सर्विस कीजिए और उसके बाद आके आप एज ए ASM ट्राई कीजिए, क्योंकि सिविल में जो जॉब है, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और ASM में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए आप अपनी जॉब कीजिए और जैसे ही आपकी सर्विस हो जाती है 2-3 साल पहले से आप तैयारी कीजिए और आप आके सिविल में अपने स्टेट PCS या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप C या D में बहुत सारी पोस्ट आती है, आप वहाँ पर अपना कोटा ले सकते हैं। अब बात करूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे एक चीज़ बताइए कि सेंटर के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेड पे वाली ASM के लिए कौन सी पोस्ट है? तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, SSC CGL के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ऐसी सिंगल पोस्ट है जिसका कि ग्रेड पे तो ग्रुप B के बराबर है लेकिन ग्रुप C में आती है, तो वो सबसे हायर पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जो एक ASM कोटे से ले सकता है, 4600 ग्रेड पे है। बात करूं अगर यहाँ पर स्टेट PCS, तो हर स्टेट का अलग अलग वैकेंसी है, ग्रुप C ग्रुप D में अलग है। और जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर देख सकते हैं, हिमाचल के अंदर तो सारी जगह ग्रुप A B C D में 15% कोटा है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यूपी में वैकेंसी निकली है, तो क्या सर पंजाब का ASM अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन आपको ASM का कोटा नहीं मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको एज ए जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। स्टेट की जितनी भी वैकेंसी हैं उसके अंदर आपको उस स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है, तभी कोटा मिलेगा आपको, चाहे आप ASM कोटा ले रहे हैं या फिर कोई भी और अन्य कोटा ले रहे हैं। तो जिसकी भी जो क्वेरी है मुझे कमेंट में कर दीजिए। इस चैनल के थ्रू मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोशिश करूंगा कि जो एज पर दी रूल है उसके हिसाब से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में वीडियो देखा और वीडियो बना दिया, वो चीज़ें गलत है। उससे जो हमारे ASM है, सर्विंग सोल्जर हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, तो वो चीज़ें नहीं है। अगर आप किसी को कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में कंफर्म पता होना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, नहीं तो स्टेटमेंट देखने का कोई मतलब नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी होगी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि जो इसका जेन्युइन आंसर रहता है वो देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद साथियों।